Hello everyone, welcome to my channel Adarsh. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। आज हम देखने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी इन इंडिया। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, हालांकि मैं एमएससी जूलॉजी पे इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। उन सारे वीडियोस का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी ऊपर, इसके बाद के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसके बावजूद अगर और कुछ क्वेरीज हो तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। और मैंने ये सोचा है कि एक अभी जो क्वेरीज आ रही हैं उसमें बहुत डिफरेंट टाइप जो स्पेसिफिकली हैं। पहला है स्पेशल पेपर्स में 5-6 स्पेशल पेपर्स मेंशन किए हुए हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट होगा। तो उस पर थोड़ा मैंने स्पेशल पेपर्स के बारे में डिस्कस किया है, इस क्या क्या सिलेबस है। आजकल अभी जो लेटेस्ट एनईपी आया हुआ है, एनईपी के सिलेबस के अनुसार हम पूरे इंडिया में एक सेम सिलेबस फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा हम सिलेबस देख लेंगे, कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के थ्रू कहाँ टॉप कॉलेजेज हैं जहाँ एमएससी पढ़िए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे एमएससी पढ़ेंगे तो बट नेचुरल है हायर एजुकेशन की तरफ इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक बार फिर से हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज आई हुई हैं स्पेशल पेपर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्या स्पेशल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव स्पेशल पेपर के बारे में। तो और नया जो एनईपी में जो सिलेबस है, इसके हिसाब से आज के संदर्भ में कुछ नई बातें जूलॉजी के बारे में जो भी हम डाल सकते हैं। सो वो सब चीजें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। एमएससी जूलॉजी एक्चुअली है क्या? जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एनिमल साइंस। जो हम हैं, आप हैं, जो प्लांट्स को छोड़ करके जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जिनमें माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, वो सारे आते हैं एनिमल्स में, और उनकी स्टडी को हम कहते हैं जूलॉजी। सो एज सच अगर कैरियर वाइज देखिए स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली अगर आप हायर एजुकेशंस में देखेंगे, बहुत हाई पेड एरियाज देखेंगे और बहुत ज्यादा मेहनत करना या बहुत पढ़ाई करना आपके फोटे में नहीं है, तो एमएससी जूलॉजी की जगह बीएससी अगर आपने कर लिया है तो यू शुड ऑप्ट फॉर द डायरेक्ट कैरियर रिलेटेड, लाइक कॉम्पिटिशन्स में जाइए, रिसर्च असिस्टेंट वगैरह के लिए ट्राई कीजिए। एमएससी के लिए आई सजेस्ट कि तभी ऑप्ट कीजिए जब आप हायर एजुकेशन में आपका कीन इंटरेस्ट है जूलॉजी में। सो डेफिनेटली हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं। इंडिया में जैसे आज का टॉपिक में मैंने थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई किया है इन इंडिया, क्योंकि हम अपने देश में क्या स्कोप्स हैं काफी बढ़ रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द एमएससी इन जूलॉजी, ऑल यू नो अबाउट। क्या क्या आपको जानना चाहिए, क्या है उसके क्राइटेरियाज क्या हैं। सो लेटेस्ट सी, हम लोग वन बाय वन, आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम आज डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ एमएससी जूलॉजी, क्या जूलॉजिस्ट को करना होता है, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। इसी में हम स्पेशलाइजेशंस के बारे में देख लेंगे, और स्पेशलाइजेशंस में से कौन कौन से ब्रांचेज हैं जो बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कैरियर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा हम देख लेंगे। फिर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएससी जूलॉजी। अगर आप अच्छे रेपुटेड कॉलेजेस में इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आपको रेपुटेड कॉलेजेस के लिए ऑप्ट करना चाहिए। तो वहां पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये तो आप हम पहले भी देख चुके हैं कि मिनिमम 50 to 55% है। बट अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे। पुणे का है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का है, कर्नाटका का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये सारे हम देखेंगे। फिर एक लिस्ट देखेंगे टॉप कॉलेजेस का, सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू देख लेंगे, एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स फिर हम देखेंगे। और फिर zoology is a good course to pursue, that depends। कुछ और इसके बाद हम कुछ frequently asked questions में ये भी आ जाएगा, तो ये सारे हम इसके बाद देख लेंगे। So let us start। Zoology as a whole plays a crucial role in unraveling mysteries of the animal kingdom। That is एक लाइन में अगर हम कहें कि zoology एनिमल
किंगडम के जीवों के जिंदगी के बहुत सारे रहस्य को अनरिवेल करता है, और उस लाइफ ऑन अर्थ को इंट्रिकेट करने में पूरी वो जो वेब है, जिसमें एक सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, जिस बहुत तरह के वेब्स में एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एनवायरनमेंट में को रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें जूलॉजी में हम देखते हैं। सो एमएससी इन जूलॉजी, दैट इज अंडरस्टूड। एमएससी का मतलब ही है कि आप मास्टर्स डिग्री कीजिएगा, और दैट इज उसके पहले ग्रेजुएशन का कोर्स जो बीएससी का करना होगा, वो कोर्स करके उसके बाद एमएससी इज अ 2 ईयर कोर्स हर जगह ही। स्पेसिफिकली इन इंडिया में कहीं भी 2 साल का एमएससी का कोर्स है, जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। And the zoology के जो branches हैं, it includes anatomy, that is the internal and external structure. Internal structure is anatomy, external structure is morphology, physiology is the reactions, physiological reactions, जो metabolism होता है वो हो गया, behavior हो गया, animal का behavior, categorization, geographic distributions, ये बहुत सारे ऐसे science के zoology के programs हैं that we are going to see in the upcoming slides. And in India, people with an MSc in zoology can work in various fields. जहां तक जॉब प्रोस्पेक्ट का सवाल है, ऐसा नहीं है कि आप एमएससी करके जरूर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। हायर एजुकेशन ऑफ कोर्स हाईली पेड है, बट उसके लिए हाईली अफोर्डेबल भी आपको स्थितियां होनी चाहिए। आपका जील होना चाहिए, उतना जील होना चाहिए रादर पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप हाईली पेड या हायर एजुकेशन से, रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, तो टाइम आपके पास होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि अब बहुत सारे ग्रांट्स मिलते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, फेलोशिप्स मिलते हैं, तो उनके थ्रू आप जा सकते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ एमएससी जूलॉजी में दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये 2 साल का प्रोग्राम है, जिसके बारे में लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हैं एमएससी के प्रोग्राम्स, that we will go. There is some tables are given here. Now zoologist करते क्या हैं, इसकी ये तो हम देख रहे हैं कि जूलॉजी में एमएससी करना है तो वो जूलॉजिस्ट कहलाएंगे। जब आप मास्टर्स लेंगे तो आप मास्टर्स इन जूलॉजी करके आप जूलॉजिस्ट कहलाएंगे। तो जूलॉजिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? एनिमल्स के बारे में स्टडी करना, एनिमल्स के बारे में जानना, उनके बिहेवियर को जानना, उनके फिजियोलॉजी को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके इंटरैक्शंस को विद द इंटरनल, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फिर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो फील्ड ऑफ जूलॉजी के वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, evolution, etc. And regarding their works, they work in various settings like laboratories, zoos, museum, natural environmentalists, conservationists, then wildlife conservationists, wildlife activists, zoo, जितने भी zoos हैं, गार्डन्स हैं जिनमें एनिमल्स को क्यूरेट किया जाता है, उनमें क्यूरेटर्स की तरह कर सकते हैं। कंडक्टिंग रिसर्च, कंजर्वेशन एफर्ट्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज, जो एकेडमिक्स में हो गया, आप स्कूल टीचर भी के लेवल पे बन सकते हैं। प्रोफेसरशिप के लिए ऑफ कोर्स खाली एमएससी से नहीं होगा, उसके लिए आपको फिर से पीएचडी के लिए भी जाना होगा। सो नाउ अगर हम ये सारी बातों को थोड़ा जिप करके देख लें तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जूलॉजिस्ट इंक्लूड्स द रिसर्च। अगर आप हायर स्टडीज में इंक्लूडेड हैं तो आपको बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए, एनाटॉमी के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जो एनवायरमेंट में इंटरैक्शंस हैं विद द एनिमल्स, विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, विद द अदर लिविंग बीइंग्स, ये सारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, डाटा एनालिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट। सो द नेक्स्ट एरिया इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यू मस्ट अंडरस्टैंड, सुरक्षा करना, बचाना। बहुत सारे हम जानते हैं, हम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं रोज कि हमारी जो गौरैया है वही अब एंडेंजर्ड हो गई है, बहुत ही कम जगह दिखाई देती है। जो नेशनल लेवल पे जो टाइगर को, व्हाइट टाइगर को, रॉयल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है। तो बहुत ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो एक्सटिंक्शन होता है, जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, बट
हमारे डिफरेंट ह्यूमन की एक्टिविटीज थोड़ी डिस्टर्बिंग मैल प्रैक्टिसेस जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एक्शंस हैं जो कि पोल्यूशन से लेकर के एनवायरनमेंट को बुरी तरह डैमेज करने की जितने भी रिएक्शंस हैं, एक्शंस हैं हमारे, उनकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स असमय जिसको कहिए एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच रहे हैं। उन सबको कंजर्वेशनिस्ट अगर आपका इंटरेस्ट है कि उन एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जाए, उनके हैबिटेट्स को बचाया जाए जहां वो रहते हैं, तो जूलॉजी में कंजर्वेशनिस्ट का एज अ ये एरिया आपके लिए है। फिर एजुकेशन में तो आप एमएससी करके, बीएससी करके, एमएससी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नेचुरली आप हायर प्रोफेशनल्स के बारे में जानना चाहेंगे, एनिमल्स हैबिटेट्स, देयर कंजर्वेशन इश्यूज, दीज फैक्टर्स। लेक्चरर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। एजुकेशन, अब ये आजकल एक नया है, एजुकेशनल मटेरियल क्रिएटर्स। दिस इज अ वेरी न्यू, जो जब से एआई डेवलप कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ये एजुकेशनल राइटर्स, एजुकेशनल क्रिएटर्स के बारे में का एरिया, मीडिया के का एरिया एक नया खुला है, जो पर इसमें सक्सेस के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक माइंड सेट होना चाहिए। सो दैट these are the areas in education. Then are the monitoring populations, that is tracking and analysis changes in animal populations. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है आज के संदर्भ में। देन क्लासिफिकेशन, ये जो शुरू से बहुत ही टिपिकल ट्रेडिशनल एरिया आप कह सकते हैं, जिसमें फाइलोजेनी जान करके, टैक्सोनॉमी जान करके हम इवोल्यूशनरी रिलेशंस को स्टैब्लिश करते हैं। सो दीज आर द एरियाज। नाउ नाउ ये जो मेन टॉपिक है, जो क्वेरी जो आई है जिसके बारे में कि क्या स्पेशल पेपर लिया जाना चाहिए, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं उनमें से सबसे जो सबसे ज्यादा डिमांड में फिलहाल हम कह सकते हैं कि जब से एमएससी जूलॉजी में शुरू हुआ है, आई थिंक जितना मेरा नॉलेज है कि खासतौर से हमारे एरिया में, झारखंड के एरियाज में, फिश एंड फिशरीज एक ऐसा स्पेशल पेपर है जो सबसे पुराना, जिसको हम मान सकते हैं एमएससी की जूलॉजी में जो स्पेशल पेपर जब जो रखा जाता था, ये स्पेशल पेपर आज के जो एनईपी में है, थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज हो गया। पहले जब हम सेकेंड ईयर में आते थे एमएससी के, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पूरा हम इलेक्टिव पेपर ही पढ़ते थे, स्पेशल पेपर। अब भी वही पढ़ते हैं, बट उनका सिलेबस, उनका प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट थोड़ा चेंज हुआ है, दैट वी विल सी। द फर्स्ट ब्रांच इज इक्थियोलॉजी। इक्थायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस, और स्पेशल पेपर में यूजुअली आजकल फिश एंड फिशरीज करके आता है, इनलैंड फिशरीज एंड मेरीन फिश बायोलॉजी करके भी डिवाइडेड है एरिया। तो इनको फिश एंड फिशरीज मतलब फिश के बारे में जानना और उस फिश के कल्चर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, दोज आर इंक्लूडेड इन फिश एंड फिशरीज। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल branch of specialization for the special paper in MSc. You can opt for it अगर आपको फिश की स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं। Then herpetology is the study of reptiles. Then ornithology is study of birds. These are special paper कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा ऐसे आज स्पेशल पेपर अवेलेबल शायद नहीं होंगे। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट स्पेशल पेपर्स हैं वो हम ज्यादा उस पर स्ट्रेस देंगे। मैमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैमल्स। सो देन कम्स द entomology, that is the study of insects. तो fish and fisheries के बाद जो बहुत ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है entomology, study of insects. तो fish and fisheries एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिबल फिशेस इंडिया में, इंडिया इज वन ऑफ द आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन कंट्री आज के डेट पे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल पेपर है। और उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल पेपर है एंटोमोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, और इंसेक्ट्स दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं है, ऑफ कोर्स पानी के अंदर शायद थोड़ा कम है, बट
और कुछ लिमिटेड नंबर हो सकते हैं, कम ऐसा नहीं है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स हैं जो आर्थ्रोपोड्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स तो बहुत सारे हैं जो पानी में भी पाए जाते हैं। तो एंटोमोलॉजी स्पेसिफिकली इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स के बारे में क्यों जानना जरूरी है? आप जानते हैं इंसेक्ट का जो सबसे हजार्डस मेंबर है, जो मॉस्किटो, जो दुनिया को हर तरह से, दुनिया की इकोनॉमी से लेकर के, मेंटल हेल्थ से लेकर के, फिजिकल हेल्थ से लेके सब इफेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी हैं, जैसे लैक कल्चर, जो एपी कल्चर है, लैक कल्चर है, सेरी कल्चर है। तो ये इसके लिए जो इंसेक्ट्स हैं, सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट, हनी भी एपीकल्चर जो करता है, तो ये सारी चीजें। सो वी कैन से कि entomology is another very important special paper. Then comes malacology, that is study of mollusks. ये स्पेशल पेपर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मालेकोलॉजी, एरिकनोलॉजी, एरिकनिड्स के बारे में, जिसमें स्कॉर्पियन आता है, निमेटोलॉजी, निमेटोड्स के बारे में। तो निमेटोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरासाइटोलॉजी, जो अभी हम देखेंगे। देन प्रोटोजोलॉजी, दैट डील्स विद द प्रोटोजोन्स। ये देन कम्स द पैरासाइटोलॉजी, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल पेपर, जिसमें पैरासाइट्स के बारे में हम पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं, पैरासिट होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में, उनके लाइफ साइकिल्स के बारे में, उनकी पैथोलॉजी के बारे में, कैसे पैरासाइट्स को के हजार्डस इफेक्ट्स को कंट्रोल करें। सो दिस पैरासाइटोलॉजी इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल पेपर, जो अगर आपके इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटीज हैं जिनसे कि आप पैथोलॉजिकल स्टडीज को डीप स्टडी कर सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर पैथोलॉजी। देन कम्स द इथोलॉजी। इथोलॉजी इज ए स्पेशल पेपर, यहाँ पे भी हैं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के बारे में, हम किस तरह से दूसरे एनिमल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह हमारा एनिमल्स का एक्सटिंक्शन है, किस तरह से एनिमल्स बहुत इनबॉर्न बिहेवियर्स जानते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न जो हम एनिमल बिहेवियर में देख रहे हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एनिमल बिहेवियर के, जिनके बारे में, एनवायरनमेंट से उनका रिलेशनशिप के बारे में जानना डेफिनेटली आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कंपैरेटिव एनाटॉमी इज द ये तो एक जनरलाइज्ड स्टडी हो गया। ये कोई स्पेशल पेपर एज सच आई डोंट थिंक कि आपको मिलेगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, इसको हम रादर समझ करके चलें कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को कंपैरेटिव स्टडी करें। दैट इज दिस मे बी कंसिडर्ड एज अ ब्रांच। Then comes the evolutionary biology or environmental science, that is not exclusive to zoology. Evolutionary biology में तो सारे ड्राइव्स, वो सारे ड्राइव्स आते हैं जो एनिमल स्पेसीज, जो फाइलोजेनी जिसको हम स्टडी करते हैं। इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस, 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरह से फाइलोजेनेटिक स्टडी करके हम एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप सारा स्टडी करते हैं अंडर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। टर्म इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ जूलॉजी, सिर्फ एनिमल्स नहीं, बल्कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। देन इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, दे आर ऑलमोस्ट, कहीं पे इकोलॉजी की तरह स्पेशल पेपर दिया जाता है, कहीं पर इकोलॉजी भी है और एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी है। सो द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी आर may be considered as the associated branches but not exclusively। अब हम इसके डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। इकोलॉजी it studies, it explains the interaction between organism and their environment, and the environmental biology वो जहाँ लिविंग बीइंग है उस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं उनका आपस में इंटरेक्शन को स्टडी करता है। सो both of these branches है, जिसमें इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। इसको आप स्पेशल पेपर की तरह ले सकते हैं। डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को तो अब ऐसे भी एनवायरनमेंट
प्रोटेक्शन पूरी दुनिया के लिए एक ज्वलंत समस्या हो चुकी है, एंड इट इज रिलेटेड विथ आवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं उन सब में आते हैं। देन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज साइटोजेनेटिक्स, जिसमें साइटो दैट इज सेल स्टडी, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, एंड जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल, जो हमारे अंदर जीन्स हैं जिनसे कि इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं। तो अब इन दोनों को जिप करके एक नया ब्रांच बनाया गया है। साइटोलॉजी अलग से है, जेनेटिक्स अलग से है, जैसे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी साइटोलॉजी की तरह हम कह सकते हैं। सो दिस इज अनदर ब्रांच। और जो क्वेरी आई है उसमें साइटोजेनेटिक्स भी उन्होंने पूछा है और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पूछा है। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो डेफिनेटली आज के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए सेल में के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं इनको मॉडिफाई करना, तो दैट इज सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स में अगर कंपेयर कीजिए तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर साइटोजेनेटिक्स, क्योंकि सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा साइटोजेनेटिक्स में। बिना सेल को समझे, बिना सेल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझे, जेनेटिक्स को समझे, आगे के फ्यूचर को समझना या पास्ट से फ्यूचर तक, प्रेजेंट तक हम पहुंचे कैसे हैं, फ्यूचर क्या है, ये सारा साइटोजेनेटिक्स डील करेगा। सो दिस इज अनदर ब्रांच जिसमें अगर इन दोनों में एक चुनना हो तो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर साइटोजेनेटिक्स, दैट इंक्लूड्स सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज वेल एज जेनेटिक्स। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट मॉडर्न ब्रांच जिसमें कि बहुत लेटेस्ट इन्वेंशंस के स्कोप्स हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च असिस्टेंट से लेकर के, इवन अगर आप एमएससी करके भी ऑप्ट करना जॉब करियर के लिए मोटिवेट होते हैं तो you can get good chances here. Then comes the comparative endocrinology. Endocrinology is the study of endocrine glands, as you know. तो endocrine glands से ही हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और इन हार्मोन्स के एक्शंस, कंपैरेटिव एक्शंस से हमारी पूरी बॉडी की जो हमारे जो बॉडी में जितने भी एक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी हो, हर ब्रांच साइंस का या बायोलॉजी का इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय दोज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और दिस कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी is the term used by that viewer जिनकी क्वेरी आई थी। तो आई सजेस्ट दैट कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी अभी भी बहुत कम जगह अवेलेबल है। एंडोक्राइनोलॉजी के पर जो स्टडीज हैं, हार्मोन्स पे स्टडीज के लिए बहुत अच्छे फैसिलिटीज की जरूरत होती है। तो अगर आपके इंस्टीट्यूशन में वो है तो यू कैन ऑप्ट फॉर डेफिनेटली फॉर कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी। However, these branches of an overlap, as you know, जैसे हमने देखा साइटोजेनेटिक्स एंड सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों इंटर रिलेटेड काफी हैं। वैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड इकोलॉजी काफी कुछ इंटर रिलेटेड हैं। सो इस तरह से ये जो ब्रांचेस हैं इनको ये ओवरलैप भी कर सकते हैं। नाउ आप एमएससी एक जूलॉजिस्ट के लिए, सो दिस वाज द आवर स्पेसिफिक टॉपिक टुडे कि आप स्पेशल पेपर में आप क्या लेना चाहते हैं। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा आप कंपेयर करके डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके एरिया में किस फील्ड की ज्यादा जरूरत है, रिक्वायरमेंट्स है, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। अब हम वापस जूलॉजिस्ट वाले एरिया में थोड़ा सा देख लें। आपके जो एक जूलॉजिस्ट को किन किन एरियाज में बेहतर स्किल्स शो करना चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपके कीन इंटरेस्ट होना चाहिए एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में, उनके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के बारे में, आपसी इंटरेक्शन के बारे में, एनालिटिकल स्किल्स, डाटा एनालिसिस में आपको काफी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं आज के समय में डाटा बेस्ड सर्वे ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, पेशेंस एंड परसिवियरेंस होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए आपको, क्योंकि एनिमल्स के साथ काम करने के लिए आपको जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, बीहड़ एरियाज में जाके काम करना होगा। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यू मस्ट be able to adapt according to the environment, and overall a combination of scientific knowledge, practical skills, and a passion for animals and conservation is crucial for successful career in zoology. एक लाइन में हम कह सकते हैं कि
एनिमल से जुड़ने की, आपकी प्रकृति से जुड़ने की, प्रकृति के जीवों से जुड़ने की अगर तीव्र इच्छा है, तो आपके लिए जूलॉजी बहुत अच्छा करियर प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जूलॉजी किसी एरिया में बंधा हुआ नहीं है। ये तो हम कुछ फील्ड्स जरूर देख ले रहे हैं, बट इट इज हैविंग अ वास्ट वास्ट एरिया और फील्ड जहां पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर्स, जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह काफी तरह से आप अपने को स्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ देर आर टॉप रिक्रूटर्स फॉर एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स। ये कुछ हैं टॉप रिक्रूटर्स हैं जहाँ पे जो इंडिया में जिनको काफी हाई लेवल का रिक्रूटर्स माना जाता है, नॉट ओनली इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सैलरी, बल्कि नॉलेज के हिसाब से, रिपीटेशन के हिसाब से, वर्किंग स्किल के हिसाब से। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी है, दिस इज फॉर द मेरीन बायोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली। इनमें रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंडिंग से। दिस इज एन एरिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड स्टडीज के लिए फंडिंग भी करते हैं ये। और इन इन इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना बहुत रेपुटेड माना जाता है। देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। नाउ दीज आर सर्टेन रेपुटेड एरियाज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पहले भी देख चुके हैं, क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, कम से कम जीपीए आपका 50% होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में। और आज के दिन में मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के थ्रू ही एडमिशन देते हैं। और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं, या वो जो कॉमन स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जैसे CSIR नेट है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, सब यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं। पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज CUAT का, ये आपका क्राइस्ट कॉलेज के लिए भी आता है, कर्नाटका के लिए भी आता है। देन सॉरी, CUAT है क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, पुणे यूनिवर्सिटी का है। ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जिनके बारे में हम शॉर्ट में देख लेते हैं। दैट इज दिस इज द PUET, ये पुणे यूनिवर्सिटी के लिए है, DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, CUET क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के लिए है, BHU पेट एग्जामिनेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए है। तो ये कुछ बहुत रेपुटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिनके थ्रू अगर आपको एडमिशंस मिलते हैं तो आपके बहुत अच्छे करियर्स, बहुत अच्छा ब्राइट करियर हो सकता है। देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो इनको आप हमें अलग से लिखिए। अदरवाइज फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिया है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि 100 पॉइंट्स होते हैं। 3 आवर के का एग्जाम होता है, या 3 घंटे का। इसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल एनालिसिस होता है, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 मेन पार्ट्स में ये एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में को मेनली दे फॉलो दिस पैटर्न। हालांकि ये परसेंटेज जो है ये अलग अलग एग्जामिनेशंस में, अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के ऑर्गेनाइजर्स या इंस्टीट्यूशंस डिसाइड कर सकते हैं। 15% मार्क्स लॉजिकल एनालिसिस पे होता है, दैट इज IQ पे होता है। 15% फॉर जनरल एप्टीट्यूड होता है एंड 70% कोर सब्जेक्ट पे होता है। सो 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस विद नंबर्स, एज that is short answers, long answers, that depends. Now क्या क्या ब्रांचेस को मेनली आपको पढ़ना चाहिए जूलॉजी के अच्छे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए? टॉप इंस्टीट्यूशंस में इसमें एक जेनेटिक्स आता है, सेल स्ट्रक्चर, ये हम लोग देख चुके हैं। जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स से जो इनहेरिटेंस के बारे में, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, बायोमोलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया, ये सारे सेल
बायोलॉजी, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड पार्ट्स हैं, एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी, दीज आर सर्टेन सजेशंस। एग्जैक्टली आप इन्हीं को फॉलो कीजिए, जरूरी नहीं है। नाउ हियर आर सर्टेन टॉप कॉलेजेस फॉर एमएससी इन जूलॉजी। ये काफी मशहूर कॉलेजेस हैं, और ये जो फी है और ये सैलरी पैकेज है, दिस इज अ जनरल रफ आइडिया, ये कहीं कोई क्लेम नहीं है। ये इसके बारे में डिटेल्स के लिए आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट से लीजिए। लोयोला कॉलेज चेन्नई है, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, ये सब नॉर्थ दिल्ली के कॉलेजेज हैं। पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, देन गवर्नमेंट कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज कोयम्बटूर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। सो दीज आर अ फ्यू इन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। अब इन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का को चुनने के क्राइटेरिया आपके क्या क्या होने चाहिए, ये थोड़ा सा एडवाइस है कि आप कॉलेज का रेपुटेशन, क्योंकि आप पढ़ जो रहे हैं सिर्फ नॉलेज के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, अपने जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, करियर के लिए पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉलेज के रेपुटेशन पर जाइए, कॉलेज का करिकुलम देखिए। करिकुलम में वो जितने भी आज के वाइटल पार्ट्स हैं करिकुलम के, नॉलेज के फील्ड के, वो इन्वॉल्व होने चाहिए। फैकल्टी जो है वहाँ का, वो कितना गुड है, गुड इन द सेंस कितना हेल्पफुल है, कितना नॉलेजेबल है। अलुमनाई नेटवर्क इट इज द बेस्ट एरिया। ये फील्ड है, अलुमनाई के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के, नेटवर्क लेकर के आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा कि जॉब प्रोस्पेक्ट या फर्दर कितने अच्छे से कोई भी इंस्टीट्यूशन हेल्प कर सकता है आपके करियर को बिल्डअप करने में, और प्लेसमेंट उस इंस्टीट्यूशन का कैसा है, दैट इज। नाउ दिस इज द सिलेबस। ये सिलेबस के बारे में हम अभी यहाँ बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे दे दिया है 4 सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में, यहाँ थर्ड सेमेस्टर में आता है आपका इलेक्टिव 1 जो स्पेशल पेपर है, यहाँ से इंक्लूड होता है। बट पहले जैसे था हमारे समय में कि जब हम थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ स्पेशल पेपर पढ़ते थे, अब वैसा नहीं है। इसके अलावा भी आपके स्पेशल इलेक्टिव पेपर 1 एंड 2 के अलावा भी काफी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जिनको आपको पढ़ना है। सो ये एक जनरल आइडिया है, इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। करियर प्रोस्पेक्ट में क्या क्या एरियाज हैं, दीज जूलॉजिस्ट हो गया, एनिमल ट्रेनर्स हो गया, एनिमल जू क्यूरेटर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ इंस्ट्रक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। आपको एकेडमिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जूज में, नेशनल पार्क में, फूड बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, इन सारे एरियाज में बहुत अच्छे आपको करियर प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। देन कुछ अगर स्पेसिफिक नाम अगर देखें हम, तो ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट की तरह हो सकते हैं, वेटरनरी साइंस में वेटरनरी, ये प्रोनाउंस ही करना मुश्किल हो जाता है, वेटनेरियंस के तरफ जा सकते हैं आप, जो एनिमल्स को केयर करते हैं, चेक करते हैं। अब ये जो सैलरी है, ये आपकी एफिशिएंसी, आपकी नॉलेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस एंड वर्किंग एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करेंगे। जू क्यूरेटर्स हो गए, मेरीन बायोलॉजिस्ट हो गए, सो दीज आर सर्टेन एरियाज। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, जैसे हमने बताया, जो एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, उनके लिए हैबिटेट्स कैसे मेंटेन किए जाएं। So those are then are the zoologists, then academicians. So these are certain areas जिनमें आपका career prospect बहुत अच्छा है। और डिटेल्स जानना हो तो मेरे पहले के वीडियोस पे जाइए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। सम ऑफ द frequently asked questions are the scope of MSc zoology, which subject is best for MSc zoology। तो ये भी हम देख चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल क्लासिफिकेशन, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, दीज आर सर्टेन एरियाज जिसमें कि बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं। हाईएस्ट सैलरी का जहां तक सवाल है, बहुत ज्यादा जूलॉजी में ये एक थोड़ा सा हम ड्रॉबैक कह सकते हैं कि इंडिया में फिलहाल जूलॉजी में बहुत ज्यादा स्कोप्स नहीं हैं, कम लिमिटेड होते जा रहे हैं।
क्योंकि बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी में बॉटनी में अभी ज़्यादा चांसेस ऑफ रिसर्चेज हैं, बट ऐसा नहीं है, कभी भी डिसर्टेन नहीं हुई है। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। जूलॉजी के जो टिपिकल ब्रांचेज हैं, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, इनके अलावा जो ब्रांचेज हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इन सारे एरियाज में बहुत अच्छे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे स्कोप्स हैं। सो विद दिस आई एंड दिस टॉपिक टुडे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिला होगा आपकी क्वेरीज में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।